हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हमारे 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए और हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम बात करेंगे कंप्लीट वीवीटी पे, संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। चलिए ठीक है, चलो बात करते हैं वीवीटी पे। वीवीटी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी आपने 12th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। चलिए, ये क्यों आया? ये बर्नर और सिस्विक की कमियों को दूर करने के लिए आया कि भाई संकुल की ज्यामिति क्या होती है, उसके चुंबकीय गुण क्या होते हैं, संकुल में कैसे बनते हैं वो क्या है, इसको ना तो सिस्विक बता पाया और ना ही बर्नर बता पाया। तो उसकी कमियों को दूर करने के लिए ही आपको क्या दिया गया? संयोजकता बंध सिद्धांत दिया गया। आप ये पहली लाइन जब आप एग्जाम में कुछ लिखेंगे आंसर, तो आप ये लिखेंगे कि भैया सिस्विक की बर्नर की कमियों को दूर करने के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत दिया गया। और इसको किसने दिया? पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसको किसने दिया था? पॉलिंग ने, जिसने संकरण की अवधारणा दी थी, हाइब्रिडाइजेशन की। आपने 11th में पढ़ा होगा, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। और इसने संकरण के आधार पे ही संकुलों की ज्यामिति और क्या बताया, उनके चुंबकीय गुण के बारे में बात की। संकरण के बारे में भी किसने बताया था? पॉलिंग ने ही बताया था। और संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में भी किसने बताया था? पॉलिंग ने। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं वीवीटी के बारे में। वीवीटी क्या कहती है? वीवीटी ये कहती है कि संकुल की जो ज्यामिति है उसमें क्या है, संकरण होता है। पहले संकरण में क्या होता है? पहले संकृत कक्षक बनते हैं और हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और हम जानते हैं कि संकृत कक्षक मोर डायरेक्शनल होते हैं, तो संकृत कक्षक समान ऊर्जा के बन जाते हैं। उसके द्वारा फिर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में जो उसकी स्ट्रक्चर है उसका क्या होता है, डिटर्मिनेशन होता है, उसकी संरचना का क्या होता है, निर्धारण अकॉर्डिंग टू संकरण। कि उसमें कौन सा संकरण है, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया, थोड़ा सा 11th में भी। तो मैं आपको बताऊंगा कि संकुल में जो लिगेंड होता है वो डिसाइड करता है कि संकुल का क्या नेचर होगा, वो कैसा बनेगा। चलिए, जैसे मैं एक चीज तो आपको यही बता दूं कि D1 से, क्योंकि मुझे पता है कि संकुलों में जो सेंट्रल एटम होगा वो कौन सा होगा, डी ब्लॉक का होगा, या तो 3D का, या 4D, या 5D। क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों में संकुल निर्माण है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी कैसी पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो जिनमें D1 से लेके और D7 विन्यास होगा। ठीक है, हम 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4। मतलब जिनमें समन्वय संख्या 6 होगी और जिनमें समन्वय संख्या 4 होगी। 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्सों में हम अध्ययन करेंगे वीवीटी का। ठीक है, तो जिनमें D1 से लेकर और D7 तक विन्यास होता है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ज्यादातर। कैसे बनाते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। और मुझे पता है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो सकता है समन्वय संख्या 6 में, sp3d2 या d2sp3। ठीक है, 2 तो d भाग लेंगे, 3p और एक s। अगर अंदर वाला d भाग लेता है तो वो d2, और अगर आउटर d भाग लेता है तो वो sp3d2। अपन बात करेंगे कौन कैसे भाग लेता है, क्या है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल होती है, चाहे sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो। जिनमें d10 d8 विन्यास होता है वो स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? dsp2। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? स्क्वायर प्लेनर। कभी कभार टेट्राहेड्रल भी बना लेते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल d8 और d9, d8 और d9। ठीक है, d9 और लिख लो d9। ठीक है, टेट्राहेड्रल का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्यामिति है तो कैसी टेट्राहेड्रल होती है। जिन मेटल पे ये अगर डी में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो, और जिनमें d10 विन्यास होगा, d10 इसका मतलब d कैसा होगा? पूरा भरा। क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? अधिकतम 10 आते हैं, तो d पूरा भरा होगा। तो ज्यादातर कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? टेट्राहेड्रल। कैसे बनाएंगे? मैक्सिमम टेट्राहेड्रल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? टेट्राहेड्रल। इसका मतलब उनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। और अगर टेट्राहेड्रल बनाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, 4। ये तो मैंने सार बताया है। कॉम्प्लेक्सों पे ही अध्ययन करेंगे हम वीवीटी का। फिर वीवीटी के मेन पॉइंट भी बताऊंगा आपको कि जिनमें D1 से लेकर D7 विन्यास है वो मैक्सिमम क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाएंगे, तभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तभी हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? उपसंयोजक संख्या 6 होगी, तभी sp3d2 या d2sp3। 3p 2d और एक s, यहाँ 2d एक s और 3p तो 6 ही हो रहे हैं संकृत कक्षक। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल दोनों की ज्यामिति कैसी होती है? सेम। हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। जिनमें d8 d9 विन्यास होता है वो मैक्सिमम कैसे बनाते हैं? स्क्वायर प्लेनर। पर कभी कभार कैसे भी बना लेते हैं? वो टेट्राहेड्रल भी बना लेते हैं। ठीक है, और जिनमें d10 विन्यास होगा वो ऑलवेज कैसे बनाएंगे? टेट्राहेड्रल बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4। संकुलों की हम बात करें तो। ठीक है, तो वीवीटी के मुख्य बिंदु क्या है मैं ये बताता हूँ आप लोगों के लिए। इसको मिटा दूं, आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे इसको लिखा रहने दो। मुख्य बिंदु क्या है? मेन पॉइंट वीवीटी, मेन पॉइंट। वीवीटी ये कहती है, मैं लिखाऊं तो क्या आपको मैं नोट्स में उपलब्ध करवा दूंगा, मैं समझा देता हूं, आप खुद भी लिख सकते हैं। वीवीटी ये कहती है कि जब संकुलों का निर्माण होता है तो जो मेटल होती है
वो क्या उपलब्ध करवाती है? वेकेंट ऑर्बिटल। क्या उपलब्ध करवाती है? वेकेंट ऑर्बिटल। किसके लिए उपलब्ध करवाती है? लिगेंड के लिए। किसके लिए उपलब्ध कराती है? लिगेंड के लिए। और अगर पहला जो उपसंयोजक बंध बनेगा वो कैसा होगा? सिग्मा होगा। जितने ये इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है उतने ही वो क्या कराती है? उसको रिक्त कक्षक मेटल या केंद्रीय धातु आयन क्या कराती है? उपलब्ध करवाती है। उसका क्या हो गया? पहला पॉइंट हो गया। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो वीवीटी क्या कहती है? वीवीटी कहती है कि भाई जो संगृत कक्षक है, जो मेटल होती है वो क्या करती है? संगृत कक्षकों का निर्माण कर लेती है समान ऊर्जा का। संगृत कक्षक क्या होते हैं? जो किसी मेटल के समान ऊर्जा जो कक्षक होते हैं, जब वो संगृत होते हैं तो उनकी ऊर्जा कैसी हो जाती है? समान हो जाती है। संकरण में जो भाग लेते हैं तो समान ऊर्जा के संगृत कक्षकों का क्या करती है? वो निर्माण करती है। ठीक है। एक बात और मैं आप लोगों के लिए बताता हूं, ठीक है, उसका पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं कि भाई इसमें क्या है कि जो मेटल है, मेटल वो क्या उपलब्ध करवाती है? वेकेंट ऑर्बिटल। उतनी ही संख्या में जितनी लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दान करता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे तो जो मेटल होती है केंद्रीय धातु आयन, वो किनका निर्माण करती है? संकृत कक्षकों को। और हम जानते हैं कि संकृत कक्षक कैसे होते हैं? अधिक दिशात्मक होते हैं। ठीक है, मोर डायरेक्शन, क्योंकि वो ओवरलैपिंग से बनते हैं। ओवरलैपिंग तभी होगी जब पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो संकृत कक्षकों का क्या करते हैं? निर्माण करती केंद्रीय धातु आयन समान ऊर्जा के। और क्या होता है कि मुझे पता है कि इनमें जो संकरण मैक्सिमम क्या हो सकते हैं? sp3d2, d2sp3, sp3 या dsp2। जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो? 4। जब 4 लिगेंड सिग्मा बंध बना रहे हो तो ये दोनों, और जब 6 सिग्मा बंध बन रहे हो तो क्या ये दोनों संकरण कक्षक हो सकते हैं। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं कि भैया जो ये मेटल लिगेंड बॉन्ड है, ये जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है जिसके खाली कक्षों में इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये कम मजबूत होगा जब इनके बीच में ओवरलैपिंग ज्यादा होगी या कम होगी? अतिव्यापन कैसा होगा? ज्यादा होगा। अतिव्यापन कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो इस बंध की मजबूती भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये वीवीटी बोलती है। और वीवीटी क्या बोलती है? अब आप एक बात सोचें कि भाई जब इस लिगेंडनेस मेटल को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो मेटल पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसा हो गया? ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा हो गया तो संकुल क्या हो जाना चाहिए? अस्थायी हो जाना चाहिए। इसको मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा, वीवीटी की सार्थकता क्या है, कैसे बताएं कि संकुल स्थायी होता है, पर एक पॉइंट में भी बता देता हूं कि दे देगा तो बहुत ज्यादा इस पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो मेटल क्या करती है? इस पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हुआ है, इलेक्ट्रॉन दे दिया ना ऐसे सिग्मा बंध के द्वारा ऐसे, तो वापस क्या करने लग जाती है? इसको वापस देने लग जाती है। लिगेंड के जो खाली कक्षक होते हैं, ठीक है, उनमें क्या करने लग जाती है? देने लग जाती है। जिससे इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो ऋणात्मक आवेश आया वो क्या होने लग जाता है? कम होने लग जाता है। और संकुल क्या होने लग जाता है? स्थायी हो जाता है इस वजह से। ठीक है, एक ये पॉइंट और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको लिखो, फिर मैं आपको समझने के लिए लिख लो, मैं इसमें नोट्स उपलब्ध करवाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कब तो इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब कब तो आंतरिक डी, जैसे ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या ये dsp2 है या sp3, तो कब तो आंतरिक डी भाग लेता है, कब बाह्यतम डी भाग लेता है, अपन इसको कैसे डिसाइड करें। ठीक है, जो आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं वो निम्न चक्रण संकुल या आंतरिक कक्षक संकुल कहलाते हैं। वो मैं अभी बताऊंगा, आप इसको एक बार लिख लें। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए। देखो अगला पॉइंट, इसको मिटाता हूँ मैं, है ना, कि कब तो आंतरिक कक्षक संकुल बनते हैं, ये होते क्या है, क्या है। चलिए अगला पॉइंट है, सीमा आप ऐड कर सकते हैं, मैं नोट्स में भी आपको ऐड करके दे दूंगा। चलो देखो, सारा खेल समझने का है, समझिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तब तो मज़ा आएगा। बहुत सारी चीज़ें आज तक वीवीटी पढ़ा, लेकिन वो पढ़ा ही पढ़ा, सीखा नहीं। देखो इधर अगला पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आंतरिक डी, अब आंतरिक डी बाह्यतम डी का क्या मतलब है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आयरन का, Fe क्या होता है 26। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आप कैसे लिखेंगे, आर्गन 18, जितने नंबर रखिएगा उससे एक ज़्यादा तो क्या लिखें 4s, मतलब 3 नंबर की होती है ना, हीलियम नियोन आर्गन, तो अगला s को 4s लिखें, p को भी क्या लिखें 4p, और d को क्या लिखें, एक कम लिखें 3d। तो आप क्या लिखेंगे 4s2 3d 6 और 4p 0, और यहाँ एक कौन खाली पड़ा है 4d। तो अगर ये n है ns, ये np, ये nd, तो जो अंदर वाला d कक्षक है 3d वो क्या है n-1d। ये क्या है n-1d, क्योंकि 3 लिख रहा है ना, 3d सीरीज का एलिमेंट होता है, क्योंकि d में जाता है इलेक्ट्रॉन। हम फर्स्ट यूनिट में बात भी कर चुके हैं। ठीक है, प्रथम संक्रमण श्रेणी आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों के लिए। तो देखो अगर ये अंदर वाला d कक्षक भाग लेता है n-1d, तो इसको बोलते हैं
संकरण में अगर भाग, जैसे समन्वय संख्या 6 होती और जैसे आयरन बनाता है 6 में, तो अगर अंदर वाला डी भाग लेता है, अंदर वाला डी, तो उसको बोलते हैं निम्न चक्रण संकुल। निम्न चक्रण संकुल, संकुल, ठीक है, या चक्रण युग्म संकुल, ठीक है। अगर आउटर डी भाग लेता है, जैसे ये कौन सा, जैसे मैं समन्वय संख्या 6 वाले संकरण की बात करता तो कौन सा संकरण होता है, D2sp3, ठीक है। निम्न चक्रण संकुल या इनको आंतरिक कक्षक संकुल भी बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल, क्योंकि आंतरिक डी कक्षक भाग ले रहा है इसीलिए आंतरिक कक्षक संकुल, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आंतरिक कक्षक संकुल। अगर आउटर डी भाग लेता है एंड डी, बाहर वाला, तो उसको बोलते हैं बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल, ठीक है, या इसको बोलते हैं चक्रण मुक्त संकुल। मैं और एग्जांपल्स में समझाऊंगा जब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के एग्जांपल पढ़ाऊंगा कि जिनमें समन्वय संख्या 6 है, तो sp3 d2 या d2 sp3, मैं ये बताना चाह रहा हूं कब तो sp3 d2 होगा और कब d2 sp3 होगा, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। इसको बाह्य चक्रण संकुल या चक्रण मुक्त संकुल या उच्च चक्रण संकुल भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल, और इनको क्या बोलते हैं, उच्च चक्रण संकुल बोला जाता है। निम्न चक्रण संकुलों का एक और नाम होता है, इनको सहसंयोजक संकुल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अंदर वाला डी भाग लेता है तो सहसंयोजक संकुल, और जब बाहर वाला भाग डी भाग लेता है तो इसको आयनिक संकुल भी बोलते हैं, ठीक, क्योंकि इनमें आयनिक गुण ज्यादा होते हैं, आयनिक संकुल, ठीक है, आयनिक संकुल, ठीक है, आयनिक संकुल, किनको, बाह्य कक्षक संकुल, जब बाहर वाला डी भाग ले रहा है। अच्छा, एक बात और सुनो मेरी, आप यहाँ पे सुनो, एक बार सुनो मेरी। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, चक्रण मुक्त संकुल या उच्च चक्रण संकुल, ठीक है, बोलते हैं। देखो मेरी बात, कैसे इनको निम्न चक्रण संकुल क्यों बोलते हैं, जैसे मैं आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता, कोई भी इसका कॉम्प्लेक्स बनाता, जैसे आयरन का बनाता मैं, कोई भी यहाँ होता लिगेंड X और ये 6 और जो भी इस पर आवेश होता N कुछ भी, अभी मैं कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा तब, तो इसका क्या लिखता मैं, D माइनस पर ऑक्सीकरण अंक होता है, यहाँ पर +2 आ रहा होता है आयरन पे, ठीक है। तो D बनाता अंदर वाला 3D और क्या ऐसे 4p, और कौन खाली कर देता मैं यहाँ पे 4D 3 4, है ना, और ये S और 1 2 3 4 3D 4S 4p और 4D, ठीक है। जैसे मैं इस पर +2 होता आयरन पे, है ना, तो आयरन पे +2 होता, तो आयरन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, 3d6 4s2, तो 4s में से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो 3d6 में ही रहते केवल, तो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, फिर +2 होता, मैं मान रहा हूँ ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल, 4s0 4p में तो कुछ है ही नहीं, 4d में भी कुछ नहीं है, ठीक है। 3d कितने होते हैं 6, तो 5 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। अब ये जो लिगेंड है, लिगेंड ये जो कोई भी एक्स है, इसका नेचर डिसाइड करता है कि भैया ये निम्न चक्रण संकुल बनेगा, मतलब n माइनस, जैसे ये n होता ns, तो ये क्या होता n-1d, ठीक है, आंतरिक डी वाला। तो ये लिगेंड का नेचर डिसाइड करता है कि भैया ये निम्न चक्रण संकुल बने और उच्च चक्रण संकुल बने, तो ये आप 12th में पढ़ के आए, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। लिगेंड का नेचर नहीं, और भी सारी कंडीशन होती है, उनको मैं बताऊंगा, पर मैं ये बता देता हूँ निम्न चक्रण संकुल क्यों बोला। देखो, जब आंतरिक डी भाग लेता है तो डी कक्षकों में क्या इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है, पेयरिंग का होता है युग्मन होता है, युग्मन, तो चक्रण का क्या होता है, युग्मन होता है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, चक्रण युग्म संकुल बोल रहे हैं, ठीक है, चक्रण युग्म, या चक्रण क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, चक्रण को मतलब से एक दूसरे के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, इसके एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, ठीक है, डाल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, युग्म करा रहे हैं, इसीलिए चक्रण युग्म संकुल। और आंतरिक कक्षक डी भाग ले रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, आंतरिक डी कक्षक संकुल भी बोला जाता है। अगर आउटर डी भाग लेता, तो आउटर डी कब भाग लेता, जब ये डी कक्षक पूरे भरे होते हैं, इनमें युग्मन नहीं होता, तो फिर आउटर डी भाग लेता, तो इसको अपन क्या बोलते, चक्रण मुक्त संकुल, या क्या बोलते, उच्च चक्रण संकुल, क्या बोलते, उच्च चक्रण संकुल। एक तो चक्रण को यहीं रोक दिया, जब अंदर मतलब इसी में अगर युग्मन कराते हैं तो इनको क्या बोलेंगे, निम्न चक्रण संकुल। अगर इनमें युग्मन नहीं हुआ तो बाहर वाला डी भाग लेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उच्च चक्रण संकुल या चक्रण मुक्त संकुल या बाह्य कक्षक संकुल, भैया आउटर डी क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। अब हमने 12th में एक चीज पढ़ी थी कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, प्रबल लिगेंड होता है, प्रबल लिगेंड होता है, तो वो क्या करा देता है, पेयरिंग करा देता है, युग्मन करा देता है, क्या करा देता है, पेयरिंग। और अगर वीक लिगेंड होता है तो वो युग्मन
नहीं कराता है। अगर युग्मन करा देगा तो आंतरिक डी भाग ले जाएगा, तो फिर कौन से कक्षक वन संकुल बनेंगे, निम्न चक्रण संकुल बनेंगे। मतलब डी कक्षकों में क्या हो जाएगा, युग्मन, तो डी कक्षक खाली हो जाएंगे लिगेंड के देने के लिए, तो वो दे देगा, तो आंतरिक डी भाग ले लेगा। ये अपन ने 12th में पढ़ा था, ये बात जहाँ थोड़ी बहुत सही भी है। लेकिन अगर जो वीक लिगेंड होते हैं, दुर्बल लिगेंड होते हैं, वो क्या करते हैं, युग्मन नहीं कराते, और युग्मन नहीं कराएंगे तो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो और मुझे पता है कि भैया लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो मेटल के बिल्कुल खाली कक्षक चाहिए, तो अगर युग्मन नहीं होगा तो खाली नहीं रहेंगे, और जब खाली नहीं रहेंगे इसका मतलब कौन सा डी भाग लेगा, आउटर डी। तो आउटर डी भाग लेगा तो माना एन डी भाग लेगा, तो कैसे संकुल बनेंगे, फिर बाह्य कक्षक संकुल बनेंगे। हमने ये 12th में पढ़ा था, ये बात आप यहाँ पे थोड़ी बहुत सोच भी सकते हैं, लेकिन ये बात एकदम सही नहीं है, एग्जैक्ट ये बात सही नहीं है भैया, बाह्य कक्षक संकुल बनेगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जब आप अपनी बुक्स उठा के देखेंगे, और मेरे पढ़ाने के बाद आप वो बुक्स उठा के देखना, कोई भी एग्जाम्पल आप उसको देखते ही बता देंगे धड़ाक दी से कि भैया इसमें ये संकुल बनेगा और इसमें ये संकुल बनेगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग करा देगा, तो आंतरिक डी भाग लेगा, तो कैसे संकुल बनेंगे, आंतरिक कक्षक संकुल बनेंगे। कैसे संकुल बनेंगे, आंतरिक कक्षक संकुल बनेंगे। ये आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्लियर कराता हूं आप लोगों के लिए, आप इसको लिखो, ठीक है। आपको तो समझ में आया कि निम्न चक्रण संकुल क्यों बोल रहे हैं, या चक्रण युग्म संकुल क्यों बोल रहे हैं, और चक्रण मुक्त क्यों बोल रहे हैं। उच्च चक्रण अगर ये भार वाला कब लेगा, जब इनमें पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग कब होती है, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और पेयरिंग कब नहीं होती है, जब वीक लिगेंड होता है, मतलब दुर्बल लिगेंड होता है। ये दुर्बल प्रबल को कैसे डिसाइड करें, तो मैं अभी आपको बताता हूँ, आप इसको एक बार अच्छे से लिखिएगा, फिर बताता हूँ। मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब मैं बताता हूँ कि कैसे आप डिसाइड करें दुर्बल प्रबल का। वैसे एक मैं वैसे ही बताऊँ छोटी सी आपको लाइन, कि जिनमें भी नाइट्रोजन लिगेंड हम पढ़ चुके हैं, और जिनमें कार्बन और नाइट्रोजन दाता है, वो लिगेंड प्रबलता की श्रेणी में आते हैं, और जिनमें अधिक विद्युतऋणी परमाणु दाता है वो दुर्बल की श्रेणी में आते हैं। प्रबल लिगेंड का मतलब ही क्या होता है, प्रबल लिगेंड का मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे, तो वो प्रबल होगा। तो दे कौन देगा, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी या कम होगी, विद्युत ऋणता सेंस इलेक्ट्रॉनों को खींचने की शक्ति कम होगी तो वो दे देगा। तो जो कार्बन और नाइट्रोजन डोनेटिंग लिगेंड होते हैं वो ज्यादातर प्रबल होते हैं, और जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन मतलब जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, वो हेलोजन कैसी होती हैं, या ऑक्सीजन डोनेटिंग लिगेंड और ऑक्सीजन दाता लिगेंड कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं, क्योंकि उनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है हेलोजन की, ऑक्सीजन की, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देते नहीं है, और देते नहीं है। लिगेंड का तो नेचर ही क्या है, देना। तो जो आसानी से दे दे वो प्रबल, और जो आसानी से नहीं दे वो दुर्बल। नाइट्रोजन और कार्बन क्या है, आसानी से दे देते हैं, इसलिए ज्यादातर प्रबलता की श्रेणी में आते हैं। लेकिन कैसे डिसाइड करें, ये बात समझने वाली है। देखो कौन कब निम्न चक्रण संकुल बनेगा, कब उच्च चक्रण संकुल बनेगा। जहां जो भी आप कॉम्प्लेक्स देखेंगे जिनमें जो ज्यादातर लिगेंड काम आते हैं, वही मैं लिख रहा हूं यहां पे। जैसे केंद्रीय धातु आयन है मेटल, डी ब्लॉक का ही होगा, अगर वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, माना लिगेंड कौन कौन से हैं, जैसे NO+, ठीक है, CO, CN, NO2, NH3, H2O और हेलोजन, ठीक है। X- का मतलब हेलोजन, ये लिगेंड है, ठीक है। ये अगर ये लिगेंड, ये केंद्रीय धातु आयन +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो माना यही लिगेंड है X-, H2O, NH3, NO2, CN- होता है साइनाइड, CO कार्बोनिल लिगेंड, NO+ नाइट्रोसिल में पढ़ा चुका हूं, ठीक है, इसमें है। तो देखो क्या, अगर केंद्रीय धातु आयन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो जो ये वाले लिगेंड है, ये मैं गैप बना रहा हूं, NO2 है, सॉरी मिट गया है। ये वाले जो लिगेंड है वो किसका काम करते हैं, किसका काम करते हैं, SFL का या स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करते हैं। SFL का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जो NO2 है, CN है, CO और NO+ है, अगर मेटल आयन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो ये लिगेंड किसका काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करा देते हैं, पेयरिंग करा देते हैं। क्या करा देते हैं, पेयरिंग मतलब युग्मन करा देते हैं। और कौन सा कक्षक डी भाग ले लेता है, N-1D, तो संकरण कौन सा हो जाता है, D2sp3, अगर समन्वय संख्या 6 है तो, ठीक है। आप कैसा भी एग्जांपल उठा के देख लेना कि जब भैया +2 में है, ऑक्सीजन अंक जरूर आना चाहिए आप लोगों पे, ठीक है, ये पक्की बात होती है। जो NH3 है, एमी अमोनिया, हेलोजन, और ये किसका काम करते हैं, ये भाई वीक लिगेंड का काम करते हैं, ठीक है। जब मेटल आयन क्या है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, और वीक का कराएंगे तो पेयरिंग नहीं कराएंगे, तो क्या कैसा संकुल बनेंगे भैया, बाह्य संकुल। और कौन सा डी भाग लेगा, बाह्य समन्वय संख्या 6 है तो क्या हो जाएगा, sp3 D2 बाह्य कक्षक संकुल, या चक्रण मुक्त या चक्रण
फ्री, ठीक है। यहाँ उच्च चक्रण संकुल जिनको आयनिक संकुल भी बोला था। आयनिक भी आप बताओ क्यों बोला था, मैंने बोला था ना अभी लिखा था आयनिक कि जो बाह्य कक्षक संकुल होते हैं वो आयनिक होते हैं। आयनिक इसलिए होते हैं कि बाह्य कक्षक संकुल का मतलब क्या है, बाह्य कक्षक संकुल कब बनेंगे, जब लिगैंड कैसे होंगे, वीक, तो वो पेयरिंग नहीं कराएंगे। तो वीक लिगैंड कौन होते हैं, जिनमें दाता परमाणु कैसे अधिक विद्युत ऋणी, और अधिक विद्युत ऋणी का मतलब कोई मेटल के साथ कोई चीज जोड़ी और अधिक विद्युत ऋणी है तो ज्यादा खींचेगी। अगर अपन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों की बात करें, क्योंकि जिनमें विद्युत ऋणता में ज्यादा अंतर होता है वो ज्यादा आयनित होते हैं। तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे वो तो वो कैसे लिगेंड होंगे, वीक, क्योंकि वो देंगे नहीं। वीक लिगेंड मैंने बताया था क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिसिटी आसानी से नहीं देते हैं वो वीक है। देंगे क्यों नहीं, जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो वो अगर देंगे नहीं तो ध्रुवल लिगेंड क्या नहीं कराते, पेयरिंग नहीं कराते हैं। और नहीं कराएंगे तो कौन सा डी भाग लेगा, बाह्यतम, जिनको हम क्या बोल रहे थे, बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल, या उनको मैंने बोला था आयनिक संकुल। आयनिक इसीलिए बोला कि वो वीक लिगेंड कौन है, जिनमें दाता परमाणु अधिक विद्युत ऋणी है। तो अधिक विद्युत ऋणी इसका मतलब विद्युत ऋणता ज्यादा, तो ज्यादा तो आयन कैसे, आयनिक प्रकृति कैसी होगी, ज्यादा होती है, ठीक है। और जब जो निम्न चक्र संकुल उनको मैंने क्या बोला था, सहसंयोजक संकुल, इसीलिए बोला कि प्रबल लिगेंड जब होंगे तो वो पेयरिंग करा देंगे। और प्रबल लिगेंड कौन होंगे, जिनकी ईएन कैसी होगी, कम होगी। और अगर ईएन कम होगी तभी तो वो प्रबल होंगे, आसानी से दे देंगे। तो ईएन कम होगी तो उनमें सहसंयोजक गुण कैसे होंगे, ज्यादा, क्योंकि सहसंयोजक गुण वहीं ज्यादा होते हैं जब विद्युत ऋणता में अंतर कम होता है, और आयनिक गुण वहां ज्यादा होते हैं जब विद्युत ऋणता में अंतर ज्यादा होता है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने निम्न चक्रण संकुल को सहसंयोजक क्यों बोला, क्योंकि निम्न कब बनेंगे, जब पेयरिंग होगी। और पेयरिंग कब होगी, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होते हैं, जिनमें दाता परमाणु कम विद्युत ऋणी होते हैं। अगर हम तो कम होंगे तो इसका मतलब विद्युत ऋणता में अंतर कैसा होगा, कम, तो सहसंयोजक गुण ज्यादा। तो आंतरिक कक्षक संकुल को हमने क्या बोला था, निम्न चक्रण संकुल, या उनको वो क्या बोला था, सहसंयोजक। और जो बाह्य कक्षक संकुल थे उनको हमने क्या बोला था, आयनिक संकुल, क्योंकि बाह्य कक्षक संकुल तब बनेंगे जब पेयरिंग नहीं होगी। और पेयरिंग कब नहीं होगी, जब वीक लिगेंड। और वीक लिगेंड कौन होते हैं, जिनमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दाता परमाणु में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो वो आयनिक संकुल, क्योंकि विद्युत ऋणता ज्यादा अंतर होगा तो आयनिक प्रकृति ज्यादा। चलो इस पर बात करते हैं अपन कि भैया जब मेटल +2 में है तो ये वाले जो लिगेंड है वो किसका काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग का, और पेयरिंग करा देंगे। और कौन सा संकुल, आंतरिक कक्षक संकुल या D2sp3 होगा, ठीक है। और जब ये वाले हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और H2O में ऑक्सीजन होता है दाता, और NH3 किसका काम करेंगे, वीक लिगेंड का। और वीक लिगेंड का काम करेंगे तो पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग। तो कैसा संक्रमण होगा, sp3D2, बाय वाला डी भाग लेगा, क्योंकि युग्मन नहीं होगा तो अंदर वाला डी खाली नहीं होंगे, ठीक है। अगर +3 में है, अगर केंद्रीय धातु आयन जो डी ब्लॉक का एलिमेंट ही होते ज्यादातर, अगर वो +3 में है तो मैं यहां लगाऊंगा, दिख रहा होगा, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये वाले जो लिगेंड है NH3 इधर आ जाएगा, बस इतना सा अंतर है। ये किसका काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का। किसका काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। केवल NH3 इधर आ जाएगा जब +3 में, और पेयरिंग करा देगा तो कौन सा डी भाग ले लेगा, N-1D। युग्मन करा देगा तो डी कक्षक खाली हो जाएंगे। और अगर N-1D भाग ले लेगा तो संकरण कौन सा हो जाएगा, D2sp3। इसका मतलब जब NH3+2 वाले के साथ जुड़ा होता है तो कैसे संकुल बनते हैं, आउटर स्फीयर संकुल, मतलब बाह्य कक्षक संकुल, संकरण sp3d2। अगर Mn+3 के साथ जुड़ा होता है, मतलब धातु पर जब ऑक्सीजन अंक +3 है और तब NH3 जुड़ रहा है, तो कैसे संकुल बनेंगे, D2sp3, मतलब कैसे संकुल बनेंगे, आंतरिक कक्षक संकुल। कैसे बनेंगे, निम्न चक्रण संकुल या आंतरिक कक्षक संकुल बनेंगे, ठीक है। NH3 इधर आया है, ठीक है। अच्छा, एक बात और है यहां नोट करने वाली कि जो ऑक्सीजन डोनर लिगेंड होते हैं, जैसे H2 परऑक्साइड, मैंने बता, जिनमें ऑक्सीजन दाता परमाणु है, वे कोबाल्ट +3 के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करते हैं, ठीक है। किसका काम करते हैं, बहुत डेप्थ नॉलेज है, शायद तू MSc तक को पहुंचे ना आगे, तब भी तेरे को ये नॉलेज ना मिले। मैं इसको तेरे को यहाँ दे रहा हूँ, BSc सेकेंड ईयर, वो भी एकदम यूट्यूब पे बिल्कुल तेरे घर पे बैठ के। ध्यान से देख इन चीज़ों को, बड़े काम आने वाली आगे चल के। तू VBT तो कहीं से भी पढ़ सकता है, BSc कहीं से भी कर सकता है, लेकिन डेप्थ नॉलेज जो है ये बड़ी मेहनत से आती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दे चुका हूँ, वादा कर चुका हूँ मैं आपसे। तो जो ऑक्सीजन डोनर लिगेंड में ऑक्सीजन ज्यादा परमाणु है, वैसे देखो ऑक्सीजन वाला इधर आया ना वीक में, ये दोनों किसका काम करेंगे, वीक का काम करेंगे, चाहे मेटल +2 में हो चाहे +3 में हो। और वीक का काम करेंगे तो पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग। इसका मतलब कौन सा संकरण होगा, sp3d2, अगर समन्वय संख्या 6 है तो। और कैसे संकुल बनेंगे, बाह्य कक्षक संकुल। कैसे बनेंगे भैया, बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, ठीक दिख रहा है, ठीक है, बाह्य कक्षक संकुल लिखा है मैंने। लेकिन Cu+3 के साथ जो ऑक्सीजन डोनर लिगेंड है वो किसका काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करते हैं तो वो कैसे संकुल बनाते हैं भैया, Cu+3 में आंतरिक कक्षक संकुल बनाएंगे, आंतरिक कक्षक संकुल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आंतरिक कक्षक संकुल
बनाएंगे। ठीक है, आंतरिक CO+3, चाहे ऑक्सीजन दाता हो चाहे ये हो, जब तो बनाएंगे। लेकिन याद रहे अगर Mn+4 में है, मतलब जो धातु पर जो ऑक्सीकरण अंक है वो +4 है, अगर धातु पर ऑक्सीकरण अंक +4 है तो कोई भी लिगैंड हो कैसा भी, सारे के सारे कैसा काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करते हैं। ठीक है, जब धातु पर +4 ऑक्सीकरण होता है तो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करेंगे और सब क्या करा देंगे भैया, युग्मन करा देंगे, पेयरिंग। और युग्मन करा देंगे तो N-1D जो आंतरिक डी कक्षक है वो क्या हो जाएगा, खाली। और अगर खाली हो जाएगा तो लिगेंड उनमें दे देगा, तो कैसे संकुलों का निर्माण हो जाएगा, आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुलों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ऐसा आप बता भी सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा कि जब +4 है में धातु आयन पर ऑक्सीकरण, तो सब लिगेंड स्ट्रॉन्ग का काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या, जो क्या करा दे, पेयरिंग करा दे। इसीलिए कि भैया जब ऑक्सीकरण +4 है, इसका मतलब उस पर धनात्मक आवेश कैसा है, बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब आकार, जब जो धनायन होते हैं उनका आकार कैसा हो जाता है, छोटा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चले जाते हैं, तो नाभिक का जो बाह्यतम को उसके इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कैसा होता है, ज़्यादा, तो आकार छोटा। और छोटा होगा तो डी कक्षकों के बीच एनर्जी गैप कैसा हो जाएगा, कम। तो इलेक्ट्रॉनों का आसानी से क्या हो जाएगा, युग्मन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब Mn+4 में होता है, Mn बोल रहा हूँ बार, तो धातु जब M का मतलब मेटल +4 में होती है तो सारे के सारे लिगेंड किसका काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग या प्रबल लिगेंड का। कैसे संकुल बनाते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल। एक बात और आप याद रख सकते हैं कि जो 4D 5D के हैं, ये सारा किसके लिए था, 3D के एलिमेंटों के लिए था। ये 3D सीरीज के जो एलिमेंट है, स्कैंडियम से लेके और जिंक तक। 4D 5D के एलिमेंट के साथ, 4D 5D के एलिमेंट के साथ जो 4D सीरीज के एलिमेंट है, ट्रियम से लेके कैडमियम और लैंथेनम, हैपेनियम 72 और 80 मरकरी, वो जो 4D 5D आप देख सकते हैं, बुक में देख लेना, मैं पढ़ा भी दूंगा, मैंने पढ़ा भी दी है, 3D तो पढ़ाई दी। 4D 5D के जितने भी तत्व होते हैं उनके साथ सब लिगेंड कैसा काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग का। चाहे उन पर कोई भी ऑक्सीकरण अंक हो, +2 हो, +4 हो, +3 हो, सारे के सारे किसका काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का। इसका मतलब 4D 5D श्रेणी के जो तत्व हैं वो ऑलवेज कैसे संकुल बनाते हैं, आंतरिक कक्षक संकुलों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। आंतरिक कक्षक संकुलों का क्या करते हैं भैया, निर्माण करते हैं। चाहे उस पर +2 ऑक्सीकरण अंक हो मेटल पे, चाहे +3 हो, चाहे +4 हो, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए 4D 5D के तत्व कौन कौन से होते हैं। जब आप आवर्त सारणी जाके देखेंगे तो जो 3D सीरीज बन रही होगी डी ब्लॉक में, 3D के नीचे ही बन रहा होगा 4D, 4D के नीचे ही 5D। में एक दिन एक सबको, जब मैं 4D 5D पढ़ा दूंगा तो सबको एक साथ लेके मैं समझा दूंगा, है ना। मैंने 3D पढ़ा दी है, 4D 5D आप देख सकते हैं, कुछ दिनों में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो है ना। अब लोग इस लेक्चर को जाके कोई आगे देखेगा तो वो उसको मैं पढ़ा चुका हूँ तब तक, लेकिन जो अब लेटेस्ट देख रहा है उसके लिए ये लाइन है। ठीक है, तो जो 4D 5D सीरीज के जो एलिमेंट हैं उनके साथ सभी लिगेंड, चाहे वो +2 में हो, +3 में हो, +4 में, कैसा काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का। और हमेशा कैसे संकुल बनाते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल। ये बिल्कुल सार है भाई, बिल्कुल सार, बिल्कुल मतलब सार। ये जो मैंने नोट लिखाया है ये कि कोबाल्ट +3 के साथ भैया जो ऑक्सीजन डोनर लिगेंड है, जैसे H2O, वैसे तो देखो +2 में हो 3D श्रेणी का या +3 में हो, जो H2O और जो हैलोजन है वो इसका काम करते हैं वीक लिगेंड का। ठीक है, वीक लिगेंड का तो बाह्यकक्षक संकुल बनाएंगे, युग्मन नहीं कराएंगे। लेकिन कोबाल्ट +3 के साथ ऑक्सीजन डोनर लिगेंड किसका काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का। और कैसे संकुल बनाते हैं वो, आंतरिक कक्षक संकुल, क्योंकि वो क्या करा देते हैं, युग्मन करा देते हैं। ठीक है, इसको लिखो, फिर मैं आपको कराता हूं कि समन्वय संख्या 6 में संकुलों में कैसे आप संकरण निकालें, ज्यामिति बताएं। और समन्वय संख्या 4 में, समन्वय संख्या 6 होगी तो या तो sp3d2 या d2 sp3 होगा। और आप बता सकते हैं किसी भी एग्जाम्पल को देख के कि कब तो sp3d2 होगा और कब d2 sp3 होगा। मैं अभी एग्जाम्पल कराऊंगा। तो समन्वय संख्या 4 होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो या तो dsp2 या sp3। ठीक है, इसको बनाओ, फिर मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ आप लोगों के लिए, बता दो इसको, देखो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, बिल्कुल इसको लिख लें, पढ़ें, आपको किसी भी कंपाउंड में कंफ्यूजन नहीं होगा समन्वय संख्या 6 वाले में कि भैया sp3d2 होगा, कब d2 sp3 होगा, आप दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, देखो अब मैं बताता हूँ समन्वय संख्या 6 वालों। आपसे पूछा जा सकता है कि समन्वय संख्या 6 वाले संकुलों में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले संकुलों में VVT का सिद्धांत समझाइए। तो वो संकरण निकालना और ज्यामिति बताना, इसके बारे में वो बात करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखते हैं हम सबसे पहले, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो ये तो मुझे पहले ही पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो यहाँ तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2, या कौन सा होगा d2 sp3। और दोनों की जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है,
ऑक्टाहेड्रल कैसी, उसमें दो एग्जाम्पल बताऊंगा दोनों के, ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको। जो एग्जाम्पल लिखने हैं ऑनलाइन क्लास से इतने ही बहुत हैं, ठीक है। आप कैसे भी देख के आप कर सकते हैं, आप अपनी बुक्स में भी देखेंगे तो आप चुटकी में कर देंगे क्या है। देखो चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ वैसे ही, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। K4FeCN6 या मैं लेता हूँ, हाँ ये K4FeCN का होल्ड 6, इसमें मुझे संकरण निकालना है और मुझे ज्यामिति बतानी है, ठीक है। CN6 का मतलब या तो D2sp3 होगा या sp3d2। देखो यहाँ लिगेंड कौन सा है, CN, और मुझे पता है अगर मेटल पर ऑक्सीकरण निकालूं तो जितना ये आयन है, जितनी संख्या K की, उसको इधर मुझे पता दाईं तरफ कैसी स्पीसीज आती है, दाईं तरफ नेगेटिव, उसको चिन्ह सहित पहुंचा, मतलब नेगेटिव में पहुंचा दो ऊपर। CN माइनस तो 6 माइनस, इसका काम तो हो गया, इसने K4 था तो -4 आ गया। इस पर जो ऑक्सीकरण अंग आएगा वो कितना आएगा, +2 आएगा आयरन पे, मैं निकाल के बता सकता हूँ। इस पर निकालना है उसको x, एक CN पर -1 तो 6, तो क्या -1 × 6, जितना संकुल पे चार्ज होता है -4 कैसे आया, K4 की वजह से। नेगेटिव जो नेगेटिव स्पीसीज है वो दाईं तरफ आती है, जितनी संख्या उस पर आवेश बन जाता है नेगेटिव के रूप में जाके, ठीक है। तो चिन्ह शायद उसको इधर पहुंचा दो तो x बराबर क्या आ जाएगा, -6 हो जाएगा ना, तो +6 हो जाएगा उधर जाके, इधर तो -6 हो जाएगा। 6 -1 तो -6, उधर जाएगा तो +6 और -4 उधर है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, +2। तो ऑक्सीकरण कितना आएगा आयरन पे, +2 आएगा। अच्छा मुझे पता है कि CN कैसा लिगेंड है, CN- एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। मुझे पता था कि चाहे तो मेटल 3D श्रेणी का +2 में हो, चाहे +3 में हो, चाहे +4 में हो, जो CN है, NOCO, CN और NO2 सब किसका काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का ही काम करते हैं, चाहे +2 में हो चाहे +3 में हो, 3D श्रेणी का एलिमेंट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करा देगा ये, पेयरिंग, और पेयरिंग करा देगा तो कौन सा डी कक्षक भाग लेगा, N-1D, तो संकरण कौन सा होगा, D2sp3। ये तो मैं वैसे ही बिना देखे ही लिख सकता हूं, लेकिन मैं निकाल के देखता हूं संकरण निकलता कैसे, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, आयरन +2 का, आयरन +2 का लिखेंगे भाई, क्योंकि +2 ऑक्सीकरण अंक है यहाँ पर, जिसका लिखना है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 26, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, उससे पहले जो नोबल गैस आती है वो 18, आर्गन आती है, कितने नंबर की नोबल गैस है, 3 नंबर की, परमाणु क्रमांक 18, लेकिन हीलियम, नियोन और आर्गन। तो जो अगला जो आवर्त आएगा वो कौन सा आता है, 4s और क्या 4p, और डी लिखो, एक अंदर वाला डी और एक लिखो बाहर 4d, है ना, N-1d। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में मैं दिखा पढ़ा चुका हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D में, और 3D क्या होता है 6, 4p 0 और 4d 0, ठीक है। +2 है तो इलेक्ट्रॉन किससे बाहर चले जाएंगे, 4s से, ठीक है, क्योंकि आउटर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। अच्छा तो देखो 3D में कितने, डी में कितने कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 कक्षक, एक s का कक्षक और 3 किसके कक्षक, p के कक्षक, है कि नहीं है, अरे है ना भाई, है ये, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। देखो 4p और आगे क्या है 4d, 4d में कितने होते हैं, वही 1 2 3 4 5 होते हैं, ठीक है। अच्छा डी में कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 3D में, है ना। 4s 0 है, 4p 0 है और 4d 0 है। कैसा लिगेंड है, CN या स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग का ही करता है, चाहे मैं मेटल +2 में भी हो, +3 में मैं बता चुका अभी पहले, 1 मिनट पहले ही बताया है। तो देखो ये क्या करा देगा, पेयरिंग, पहले तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरते हैं हुंडी के नियम के अनुसार, लेकिन पेयरिंग हो जाएगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर, और ये इधर हो जाएगा। तो देखो ये ऐसे आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन 3 कक्षकों में आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 कक्षक होते हैं डी में, तो 2 तो इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, 2 डी खाली, 1 s खाली और 3 p खाली, ठीक है। मेरे पास कितने CN लिखने, पेयरिंग करा देगा, CN 6 है, एक तो यहाँ दे देगा लॉन पेयर से, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, दोनों 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 दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना एक उपसंयोजक बंध में, CN- होता है, CN-, 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 6 तो थे, CN- 6 हो गए, 2 तो डी ने भाग लिया, ये 3D तो था, ये 4s और ये 4p, तो 2 तो डी ने भाग लिया, तो D2 कौन से भी अंदर वाला डी ने, N-1d, और क्या s और क्या p और क्या 3, तो क्या संकरण हुआ, D2sp3। इसका मतलब कैसा संकुल है ये, K4FeCN6 कैसा संकुल है, इनर स्फीयर संकुल है, कैसा है, आंतरिक कक्षक संकुल है, कैसा है, आंतरिक कक्षक संकुल है ये, कैसा है, आंतरिक कक्षक संकुल, भाई कैसा है ये, आंतरिक कक्षक संकुल है, ठीक है। D2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, ज्यामिति कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये देखो एक इधर और एक इधर, CN 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 CN
Cn माइनस Cn माइनस Cn माइनस और क्या Cn माइनस, ये शेप क्या कहलाती है, ऑक्टाहेड्रल शेप कहलाती है, ठीक है। और कैसा संकुल है, आंतरिक कक्षक संकुल ये है। एक चुंबकीय गुण को और बताना भूल गया मैं, चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण, चुंबकीय आघूर्ण का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण का मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण संकुल में कैसे निकालें, ठीक है। तो एक रूल होता है अंडर रूट n+2, मैंने 3D श्रेणी के तत्व में भी बताया था, बोर मैग्नेट्रॉन ये होता है, ठीक है। बोर मैग्नेट्रॉन संकुल में जब जो केंद्रीय धातु आयन है वो है, उसमें जो n यहाँ पर क्या है वो युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3D की तरीके से, लेकिन संकुल में जब आयन है जो Fe+2 उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो डी कक्षक में, तो आप देखेंगे कि इस संकुल में जो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जब उसने पेयरिंग करा दी तो डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, 0 आएगी। और चुंबकीय आघूर्ण निकालने का क्या सूत्र है, अंडर रूट n+2 और बोर मैग्नेट्रॉन, तो भैया चुंबकीय आघूर्ण का मान भी कितना आ जाएगा, 0। तो ये संकुल कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय, क्योंकि मुझे पता है मैंने फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था कि जिनमें अनपढ़ इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय आघूर्ण को निकालने का तरीका वहां बताया था। संकुल में भी ऐसे ही है, संकुल में बस ये है कि धातु आयन जब संकुल में है तो उसका इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो, तो देखो भैया एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि n का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, संख्या होती है, जो कि एक भी नहीं है, सारे के सारे कैसे हैं, पेयर्ड हैं, इसीलिए ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, या कैसा होगा, ये डायामैग्नेटिक होगा। आप इसको बनाओ, फिर मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक ये तो प्रबल लिगेंड का एग्जाम्पल हो गया। आप प्रबल दुर्बल आप बताएंगे खुद ही, मैं नहीं बताऊंगा कि भैया ये कैसा संकुल बनेगा कैसा नहीं बनेगा। वही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला ही ले रहा हूँ, तो यहाँ तो sp3d2 या d2sp3, मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया होता है ये K4Fe(F6), ठीक है। Cn माइनस पे भी माइनस चार्ज होता है, F पे भी F माइनस होता है, तो वही संकुल पर ऑक्सीकरण कितना आ जाएगा, धातु आयन पे +2 आ जाएगा। लेकिन मुझे पता है फ्लोरीन क्या है, हेलोजन F माइनस, ठीक है। चाहे तो +2 ऑक्सीकरणांक हो धातु आयन पे, चाहे +3 हो, कुछ भी हो, +2 या +3 हो, ये +2 ही आएगा यहाँ पे, अरे -4 और ये +2, अभी बताया बिल्कुल Cn माइनस की तरह ही है। ये कैसा लिगेंड होता है, +2 या +3 में कैसा बिहेव करता है, वीक लिगेंड का, क्योंकि धातु पर जब +4 होगा तो सारे के सारे प्रबल लिगेंड का काम करेंगे, वो युग्मन करा देंगे। लेकिन +2 और +3 में ऑक्सीजन दाता और हेलोजन कैसे काम करते हैं, दुर्बल का, लेकिन ऑक्सीजन दाता केवल क्लोरीन प्लस जो कोबाल्ट होता है उसके साथ कैसा कर देते हैं, प्रबल का काम कर देते हैं। वैसे ऑक्सीजन दाता और जो हेलोजन है वो +2 ऑक्सीकरण हो चाहे +3 हो, धातु आयन पर कैसा काम है, दुर्बल का। और दुर्बल का वाले क्या करते हैं, पेयरिंग नहीं कराते हैं, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग कराएंगे तो कौन सा डी भाग लेगा, बाहर वाला, तो sp3d2। इसका मतलब कैसे संकुल, कैसा संकुल है, बाह्य कक्षक संकुल। अरे भाई कैसा संकुल है ये, बाह्य कक्षक संकुल है, ठीक है भाई। अच्छा बना के भी दिखा दो, वही Fe26 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, Fe+2 है, Fe26 है, +2 है, तो वो 3d6 होगा, और क्या होगा 4s0 4p0 और क्या खाली पड़ा है 4d0, 3d6 है यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5, मुझे पता है किसी भी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले हुंडी के नियम से भरे जाते हैं, हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, एक एक भरे जाते हैं फिर युग्मन कराया जाता है। अगर दुर्बल प्रबल लिगेंड होता तो पेयरिंग करा देता, लेकिन प्रबल नहीं है, कैसा है, दुर्बल लिगेंड है, तो पेयरिंग युग्मन नहीं कराएगा, तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। एक 4s 3 4p, क्योंकि पी में 3 कक्षक होते हैं, और एक क्या पड़ा है 4d खाली, और d चाहे 3d हो चाहे 4d हो, 1 2 3 4, उसमें कितने कक्षक होते हैं 5, तो ये तो पेयरिंग कराएगा नहीं। और मुझे पता है कि लिगेंड के लिए तो कैसे कक्षक चाहिए, खाली, तो ये तो पेयरिंग कराएगा, तो अंदर वाला डी तो कोई खाली नहीं है। कौन सा खाली है, 4d वाले खाली हैं, 4p वाले खाली हैं, और 4s वाले, तो एक तो फ्लोरीन यहाँ दे देगा, एक यहाँ, यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, क्योंकि मेरे पास कितने फ्लोरीन F माइनस है 6, F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस F माइनस, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ही देगा, यहाँ पे भी दे देगा, यहाँ पे भी दे देगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो देखो एक तो किसने भाग लिया, S ने, 3 किसने भाग लिया, P ने, और 2 किसने लिया बाहर, और कौन सी डी ने भाग लिया, बाह्यतम डी ने, इसीलिए क्या होगा, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स होगा। अगर इसके मैं चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालूं, वही सूत्र होता है क्या, अंडर रूट n+2, कितना मान आएगा, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो यहाँ कितनी है 4, n बराबर कितना है यहाँ पर 4, वही शेप तो वही ऑक्टाहेड्रल होगी, आप बना भी सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल होगी, चाहे sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, पर आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स होगा, बाह्य कक्षक संकुल होगा। अच्छा n बराबर 4 है तो रख दो, अंडर रूट 4 4 + 2 कितना आ जाएगा, ये 4 और 2 6 चौको 24, 25 का रूट क्या होता है 5, तो 24 का क्या होगा 4.9,
बोर मैग्नेटॉन के आसपास आ जाएगा। इसका मतलब ये संकुल कैसा है, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है? भैया ये अनुचुंबकीय है, क्योंकि इसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान प्राप्त हो रहा है, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन और कितना आ रहा है, इतना। जबकि जब Cn वाला था तो वो कैसा था, प्रतिचुंबकीय था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड था, प्रबल, तो उसने युग्मन करा दिया था, तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, युग्मित हो गए थे, जबकि इसमें युग्मित नहीं हुए। आप इन दोनों को बनाएं। फिर मैं समन्वय संख्या 4 वालों के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। आपको ऐसा लगता है वीडियो तेज है तो आप धीरे कर सकते हैं। यूट्यूब पर जो ऊपर 3 बटन होती हैं टिप्पी सी, जिनको लग रहा है धीरे है तो वो तेज कर सकते हैं, तेज वाले धीरे कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। मैं एक नॉर्मल प्रोसेस में बोलना चाह रहा हूँ। अब वीडियो को 2 बार देख लें या स्लो करके देख लें तो आपको आसानी से समझ आएगा। जिसको लग रहा है कि थोड़ा धीरे बोल रहे हैं तो स्पीड में करके देख सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इनको लिखो, पर मैं समन्वय संख्या 4 वालों को बताता हूँ। लिखो, देखो अगला कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले का, इसको आई होप आप कर देंगे। ये कौन दुर्बल होगा, कौन प्रबल होगा। जैसे मैं रैंडम नहीं लिखता, एक एग्जांपल लिखता मैं वैसे ही कि भैया ये निम्न चक्रण संकुल है या उच्च चक्रण संकुल है, ठीक है। CONH3 का होल 6 + 2, ये लिखता मैं। NH3 उदासीन लिगैंड, तो जितना संकुल पे आवेश होगा वही इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अंक। ये कैसा लिगैंड होगा, मतलब संकुल sp, क्योंकि समन्वय संख्या 6 है तो या तो sp3d2 या d2sp3, तो आप देखते ही बता देंगे कैसा होगा, बताओ। sp3d2, क्योंकि कोबाल्ट पे कैसा ऑक्सीकरण अंक आएगा, +2। और +2 में NH3 किसका काम करता है, ध्रुवल का। मैंने बताया ना NH3 H2O और हेलोजन वाला। अगर यहाँ +3 हो जाता तो इस पे +3, तो फिर कौन सा डी भाग ले, फिर क्या हो जाता, आंतरिक कक्षक संकुल हो जाता, ठीक है। +3 में जो एमीन है NH3 है, जो अमोनिया, उसका काम करता है प्रबल लिगैंड का। अच्छा, अगर यहाँ ऐसे होता CO, सुनो मेरी बात समझो, H2O का होल 6 +2, तो ये कौन सा संकुल होता है, बाह्य कक्षक संकुल, क्योंकि +2 में जो ऑक्सीजन दाता लिगैंड है उसका काम करते हैं, ध्रुवल का काम करते, तो पेयरिंग नहीं कराएंगे, युग्मन नहीं कराएंगे, बाहर वाला डी भाग लेगा। अच्छा, अगर यहाँ +2 की तरह +3 हो जाता और कोबाल्ट होता, मैंने बताया कोबाल्ट +3 के साथ ऑक्सीजन दाता लिगैंड किसका काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगैंड का या प्रबल लिगैंड का, तो वो क्या करा देते, युग्मन। तो फिर क्या हो जाता, sp3d2 या d2sp3, भाई क्या हो जाता, d2sp3, आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल हो जाता। समझ गए कि मेरी बात को, ठीक है, मैं यही समझाना चाह रहा था आप लोगों के लिए। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले बताता हूं मैं आप लोगों के लिए, जिनमें समन्वय संख्या कितनी हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो यहाँ तो कौन सा संकरण होगा, sp3, या कौन सा होगा, dsp2, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता, NiCN4 2-, मुझे पता है Cn एक कैसा लिगैंड है, 4 है, तो इसका मतलब sp3 या dsp2। समन्वय संख्या 4 में देखो 3 और 1 4 कक्षक, 2 3 और 1 4 कक्षक। मुझे पता है Cn- चाहे +2 में हो, केंद्रीय धातु आयन, चाहे किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में हो, किसका काम करता है वो तो हमेशा किसका काम करता है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड का काम करता है भैया, प्रबल लिगैंड का काम करता है Cn-। तो वो क्या करा देगा भाई, वो करा देगा युग्मन, या क्या करा देगा भाई, वो पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग करेगा, देगा अंदर वाला डी भाग ले लेगा, और अगर डी भाग ले लेगा तो कौन सा संकरण हो जाएगा, dsp2। और संरचना कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय। देखो अगर मैं निकल पर ऑक्सीजन अंक निकालूं तो एक Cn पे -1, तो 4 पे -4, मैंने बोला कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज दे रखा है उसको चिन्ह शायद उस तरफ, तो -4 उधर जाएगा तो प्लस, अरे एक Cn पे 1 माइनस, तो 4 पे 4 माइनस, उधर जाएगा तो प्लस का 4, प्लस के 4 में से माइनस के 2 जाएंगे तो प्लस के 2, तो निकल पर यहाँ ऑक्सीजन अंक कितना है, +2 है। अच्छा, निकल का ऑक्सीजन अंक लिखेंगे या निकल +2 का लिखेंगे, निकल का परमाणु क्रमांक 28 +2 का लिखेंगे। आर्गन वही क्या 3d और क्या 4s और क्या 4p, 4s2 3d 8 होता है और 4p 0, क्योंकि 18 होता है आर्गन का, 18 तो 20 और 8 28, लेकिन निकल है, निकल +2 है, निकल +2 है, तो s के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बाहर, क्योंकि 4s बाह्यतम सेल होता है, बाह्यतम सेल के इलेक्ट्रॉन पहले निकाले जाते हैं। तो 3d 8, तो देखो डी में कितने कक्षक, वही 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे भरेंगे। 4s कैसा पड़ा है खाली, 4p भी क्या पड़ा है खाली, 4d की जरूरत नहीं, क्योंकि भैया समन्वय संख्या 4 है तो इनमें ही हो जाएगी। मुझे पता है कि Cn- स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, चाहे मेटल पर कौन सा भी ऑक्सीकरण अंक हो, तो ये क्या करा देगा युग्मन, तो ये जो डी का इलेक्ट्रॉन है d8 जो था 3d8, ये इसमें ही आ जाएगा अंदर, तो एक डी खाली, ये क्या है 4s है और ये क्या है 4p। मेरे पास कितने Cn है 4, तो एक तो डी में दे देगा, एक एस में, और 2 किस में दे देंगे, पी में। किस बंद के द्वारा, कोऑर्डिनेशन बंद के द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और एक दे देगा डी में, क्या Cn-, क्या आ जाएगा, एक डी ने भाग लिया, एक एस ने भाग लिया और एक पी ने भाग लिया, क्या हो गया dsp2 संकरण। dsp2 संकरण की ज्यामिति कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर,
वर्ग समतलीय है। यहाँ पर भी Cn माइनस और यहाँ पे भी Cn माइनस और क्या Cn माइनस। ठीक है, अगर आप इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालते तो देखो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या आपको, n बराबर 0। देखो सारे युग्मित हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका n का मान 0, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन सारे अयुग्मित नहीं है, तो चुंबकीय आघूर्ण में n+2 √n+2 में n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, तो ये कैसा होगा NiCN4-2। प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से ये प्रतिचुंबकीय होगा, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, आप इसको लिखो, फिर मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल और। ठीक है, एक और देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला है। मेरे पास होता है Zn NH3 का होल 4+2, ये होता मेरे पास। ठीक है, तो जिंक पर ऑक्सीकरण कितना आ जाता +2, क्योंकि NH3 उदासीन लिगेंड है, जितना जब उदासीन लिगेंड हो तो संकुल पे जितना चार्ज वही ऑक्सीकरण। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं आप लोग, लिखते? अच्छा, जिंक का क्या होता है, वही आर्गन 18 3d10 4s0 4s2 और 4p0। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने 3D में अच्छे से सिखाया है। 18 और 2 20 और 10 30 +2 है, Zn है, Zn+2, तो 4s के इलेक्ट्रॉन गायब, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वही बाहर निकल जाएंगे। +2 का मतलब D में 3d10 है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10 का मतलब तो पूरे इलेक्ट्रॉन भर गए, इसमें तो युग्मन कराओ चाहे मत कराओ, सारे के सारे कैसे डी कक्षक भरे हुए हैं। ठीक है, तो एक तो क्या खाली है 4s और 3 क्या खाली है 4p। मैंने बोला जब D10 होता है विन्यास तो ऑलवेज कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3, क्योंकि D10 का मतलब सारे के सारे क्या है भरे, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, उसकी कंडीशन लगेगी ही नहीं। तो यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे कौन दे देगा NH3, कौन दे देगा NH3, कौन दे देगा NH3, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा उपसेशन से बंद। ये 4s है, ये कौन है 4p है, एक कौन दे देगा यहाँ पे दे देगा भैया NH3। तो एक तो s ने भाग लिया है और 3 p ने, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर चुंबकीय गुणों की बात करें तो n का मान भैया इसमें क्या आएगा 0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, D10 विन्यास है। स्ट्रक्चर कैसी होगी भाई, इसमें टेट्राहेड्रल sp3 की ऐसी होती है टेट्राहेड्रल से, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे NH3, यहाँ पे भी आप NH3 लगा सकते हैं और यहाँ पे भी आप NH3 लगा सकते हैं और यहाँ पे भी आप क्या लगा सकते हैं NH3। ठीक है, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ, आप इसको लिख लो। ठीक है, मिटा दूँ, देखो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखो, बस लास्ट, फिर अगले लेक्चर में हम बात करेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत का स्पष्टीकरण, कैसे क्या है, संकुल कैसे स्थायित होते हैं। उसमें एक सिद्धांत आता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, विद्युत उदासीनता सिद्धांत, कभी कभार पूछ लेता है, और उसकी कमियां क्या है संयोजकता बंध सिद्धांत की, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को 2 भागों में बांटेंगे, VVT को, क्योंकि बड़ा है ये और प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, क्योंकि लेक्चर लेंदी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे है नहीं। फिर NiCO4 ये है, देखो मुझे पता है कि CO कैसा लिगेंड है, उदासीन है, वही कोई चार्ज नहीं, संकुल पे भी कोई आवेश, तो निकल पर ऑक्सीकरण कितना है, यहाँ पर 0 है, निकल पर ऑक्सीकरण कितना है 0 है। ठीक है, अच्छा मुझे पता है कि CO कार्बोनिल कैसा लिगेंड है, वैसे तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ही आता है NOCOCN, मैंने जो सारणी बनाई थी उसमें सबसे पहले प्रबल लिगेंडों की श्रेणी में ही आता है। अच्छा मुझे पता है अगर निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या 28, ऑक्सीकरण कुछ है नहीं तो निकल का लिखेंगे, अगर +2 होता, क्योंकि भैया CO उदासीन है, संकुल पे भी कोई आवेश नहीं है, तो भैया 0 ऑक्सीकरण का आएगा। वही आर्गन 18, डायरेक्ट लिख दूं 3D क्या 3D8 और क्या 4s2 और कौन खाली पड़ा है 4p। तो देखो 3D8 1 2 3 4 और एक क्या 4s और कौन 4, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, 4s2, 4s 0 नहीं होगा क्योंकि भैया निकल पर कोई ऑक्सीकरण नहीं है, और 3D में कितने हैं 8 हैं। मुझे पता है कि CO उदासीन है लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है कार्बोनिल, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये क्या है, ये जो सिस्टम है कि जब D8 विन्यास हो और S2 विन्यास हो तो इस सिस्टम को बोलते हैं कन्वर्टेड D सिस्टम, कन्वर्टेड D सिस्टम। इसको आप बहुत ध्यान से सुने,
ठीक है। ये जो s के इलेक्ट्रॉन है किसमें चले जाते हैं, d में चले जाते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो d की पेयरिंग करा देगा, तो एक d खाली। इसको ध्यान रखें है ना, D8 और S2 जब हो, ठीक है, निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो पेयरिंग हो जाएगी तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, और जो S के इलेक्ट्रॉन है वो भी दोनों किसमें आ जाते हैं, D में आ जाते हैं। तो S क्या हो जाता है, खाली। तो एक तो S भाग ले लेता है और 3 क्या ले लेते हैं, P भाग, किसके साथ, CO 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 CO, ठीक है, CO 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 CO, दो क्या लिखा है कि 2 इलेक्ट्रॉन देता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में। तो भैया S के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी किसमें आ जाते हैं, D में। इसको बोलते हैं विस्थापित D सिस्टम, कि D8 और S2 होता है तो S के इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाते हैं, D में, और क्या विन्यास हो जाता है, D10 विन्यास, और S खाली हो जाता है और 3 P खाली पहले ही थे, वही ऑक्सीकरण 0 है। तो कौन सा संकरण हो जाता है भैया, sp3। आधे नंबर में कई बार पूछ लेता है आपसे कि NiCO4 की जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, और संकरण कैसा होगा, sp3। जबकि आपने अभी बनाया था NiCN4-2, कैसा आया था, DsP2, और संकरण उसकी संरचना कैसी थी, वर्ग समतलीय थी, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, अपने दिमाग में अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे, है ना, NiCO4 में संकरण sp3 और सेम टेट्राहेड्रल, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत बार पूछा जाता है। इसको कन्वर्टेड डी सिस्टम बोलते हैं। S के इलेक्ट्रॉन D में आ जाते हैं, जो ऑक्सीकरण 0 होता है। CO उदासीन लिगेंड है। तेज बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा, तो आप सुन लें यार, थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाकर वापस से सुन लें, स्लो करके सुन लें, ठीक है। सुनो, एक चीज और बताता हूँ आपको सीखने वाली, एक थोड़ा सा इसको आप लिख लो वीडियो को पीछे जाके, देखो। कॉपर जो होता है, कॉपर 29, ठीक है। कॉपर का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखूं तो 18 3d10 और 4s1, वो पूर्ण पूरित विन्यास की वजह से हो जाता है 3d9, इस 18 तो 20 और 29 होना चाहिए, लेकिन 3d10 हो जाता है क्योंकि पूर्ण पूरित विन्यास ज्यादा स्थायी होते हैं। तो जो कॉपर +2 होता है तो उसका विन्यास क्या होगा, 3d9। जो 3d9 में जो कॉपर कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, 3d9 कैसे होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और एक क्या होगा, 3d के बाद कौन सा खाली होगा, 4s, कॉम्प्लेक्स नहीं बता रहा मैं, और फिर कौन होगा, 4p, और फिर और आगे कौन खाली पड़ा होगा, 1 2 3 4, कौन खाली पड़ा होगा, 4d, और यहाँ कौन होगा, 4p। तो जो D9 ये केवल इसी में ही है, इसको दिमाग में आप रख सकते हैं, D9, ठीक है। कॉम्प्लेक्स D9 कब बनाएगा, जब 100 कॉपर पे कैसा होगा, +2। तो D9 में एक इलेक्ट्रॉन ये रहता है खाली, ये क्या करता है, 3d से किसमें कन्वर्ट चला जाता है, 4d में चला जाता है। जब कोई लिगेंड जुड़ रहा होता है तो वो लिगेंड अट्रैक्ट होगा कॉपर की तरफ, और ऊर्जा उत्सर्जित होगी, वो उत्सर्जित ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को 3d से कहां पहुंचाती थी, 4d में, और अंदर वाला D एक क्या हो जाता है, खाली, और D कक्षा क्या ले लेता है, भाग ले लेता है। इसीलिए कौन सा संकरण हो जाता है, DsP2। कभी कभार बॉक्सों में इसको sp2d भी दिखा रखा होता है, ठीक है, sp2d संकरण। भैया ये वाला D भी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ये वाला D भाग ले कि ये वाला D भाग ले, ठीक है, क्योंकि ये VVT के आधार पे ऐसे हुआ। इसका जब अध्ययन किया गया तो ये क्या अनुचुंबकीय निकला, अनुचुंबकीय तभी निकलेगा जो इसमें एक क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये वाला D भाग ले, ये वाला D, तो कभी कभार sp2d दे रखा होता है। वैसे इसमें क्या है, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एक साइड होकर चला जाता है, dsp2 ही करना BSc लेवल पे, वो 4d में चला जाता है। एनर्जी कहाँ से आती है, जो लिगेंड आकर्षित होते हैं वहां से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, वो उत्सर्जित ऊर्जा इसको 3d से कहाँ पहुंचा देती है, 4d में। और कौन सा संकरण हो जाता है, DsP2। कॉपर अगर बनाता है कब, जब D9, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4। जैसे बनाता कॉपर का कॉम्प्लेक्स होता है CuNH3 का होल 4 +2। तो आप कंफ्यूज ना होते, सीधा सा जवाब क्या देते, कौन सा संकरण होगा इसमें, DsP2। इसको आप बिल्कुल याद कर सकते हैं कि कॉपर पर ऑक्सीकरण कितना आएगा, +2, क्योंकि NH3 उदासीन लिगेंड है, जितना कॉम्प्लेक्स पे चार्ज वही ऑक्सीकरण। तो D2 का मतलब, ये +2 का मतलब कैसा विन्यास, D9। और D9 में आपको ये बात याद रखनी है कि जो 3d का इलेक्ट्रॉन है कहाँ चला जाता है, एक 4d में, और कौन सा संकरण हो जाता है, DsP2 संकरण हो जाता है, ठीक है। इस लेक्चर में मैंने बहुत सारी बातें कर दी हैं, बहुत सारे आपको कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराने की कोशिश की है। मुझे गर्मी भी लग रही है बहुत ज़्यादा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे VVT की कमियां और VVT का स्पष्टीकरण। उसमें एक विद्युत उदासीनता सिद्धांत होता है, ठीक है, एक पाई कॉम्प्लेक्स सिद्धांत है कि मतलब कैसे स्टाउल होते हैं कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले सुन लें। तो उसको मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों, अच्छे से इसको देखिए, समझिए, पढ़िए, बाय बाय गाइस।